हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क में, जो कि ऑकलैंड का घर है। बहुत सालों के बाद मेरे ख्याल से इस ग्राउंड पे होम मैच खेलने जा रही है ऑकलैंड की टीम। जनरली वो खेलते हैं ईडन पार्क आउटर ओवल में अपने घर के मैचेस, और इस ग्राउंड पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, जहाँ पर जब भी ऑकलैंड में आप इंटरनेशनल मैच देखेंगे तो इसी ग्राउंड पे आपको वो मैचेस जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ईडन पार्क और ईडन पार्क आउटर ओवल में। बस जो लास्ट मैच ईडन पार्क आउटर ओवल में हुआ था ऑकलैंड बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, वहाँ पर हमने दो तरह के स्ट्राइप्स के बारे में वहाँ पर बातें करी थी। ठीक है, कि एक स्ट्राइप होता है जहाँ पर अचानक से ही रन बहुत कम बनने लगते हैं और स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और एक स्ट्राइप होता है जहाँ पर भतेरा रन बनता है और स्पिनर्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ईडन पार्क में भी वैसा ही सीन है, मतलब ज़्यादा कुछ आपको स्पिनर्स का वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रन्स जनरली बनते हैं ऐसा देखा गया है। हालांकि रिसेंट कुछ सालों में डोमेस्टिक लेवल में कोई मैच नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में या फिर जब लास्ट डोमेस्टिक मैचेस हुए थे, अगर हम उनकी बातें करें तो आपको वैसे ही चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आपको यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो पुराने मैचेस में मैंने जब खेले हुए हैं खुद भी, तो वहाँ से जो चीज़ें मुझे पता है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा इस ग्राउंड के बारे में। तो वो सुनते रहना, ठीक है। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल में यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, इसीलिए रिसेंट समय में अगर मैं कुछ बताऊँ तो इसीलिए ग्राउंड आपके लिए थोड़ा यहाँ पर वेरिएबल कुछ चीज़ें ब्रिंग कर सकता है, तो इससे तैयार रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 मैचों में आपको 2-2 की बराबरी पर रहते हुए दिख जाएगी ये फिक्सचर, और एक मैच नो रिजल्ट भी रहा है। इस ग्राउंड पे मैच, जैसे मैंने बताया कि कोई मैचेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। ये फिक्सचर जो है ना, आपको उतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग जनरली होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, लो स्कोरिंग, मीडियोकर स्कोर मैक्सिमम आप यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि इस फिक्सचर का हाईएस्ट स्कोरिंग जो मैच रहा है वो भी ऑकलैंड में ही हुआ है, ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड में, इस ग्राउंड पे नहीं। और लोएस्ट स्कोरिंग जो इनकाउंटर हुआ है वो भी ऑकलैंड में ही हुआ है। ठीक है, तो ऑकलैंड के जो ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड के बीच का वेरिएशन है वो आपको इस फिक्सचर में भी काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा जो है ये फिक्सचर आपको थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर की तरफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम दिखा देते हैं क्या हो रहा है। 2019 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑकलैंड में मैच हुआ था, ये था लोएस्ट स्कोरिंग इनकाउंटर। बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऑकलैंड ने बनाया था सिर्फ 110 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से समरवाइल्ड यहाँ से और हेनरी शिपली, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी, और यहाँ पे काइल जेमिसन ने मेरे ख्याल से 6 विकेट निकाले हुए थे, जो अभी तो ऑकलैंड के सिस्टम में है लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। कैंटरबरी ने चेज कर लिया था, थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन चेज हो गया। कोल मैककॉन्ची, लियो कार्टर और बेन लिस्टर, ये कुछ बॉलर्स थे, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और कैंटरबरी ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया था। काफ़ी कम स्कोर था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला मैच क्राइस्टचर्च में हुआ, फिर से एक लो स्कोरिंग मैच, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। फिर से हेनरी शिपली के पास अपॉर्चुनिटी और रन उन्होंने बनाया। कैम फ्लेशर के कुछ स्कोर हैं। समरवाइल बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है उनको इस फिक्सचर में, इनकन्सिस्टेंट रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये वन आउट फिक्सचर था जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी करा था, और ऑकलैंड ने यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंगली जीत हासिल करा था। अगला मैच देखो, जैसे मैंने बताया कि लोएस्ट स्कोरिंग इनकाउंटर भी इसी ग्राउंड पे हुआ है, और हाईएस्ट स्कोरिंग इनकाउंटर जो था वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ है अगले ही सीजन पे। इस बार कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा, चैट बॉवेस ने धुआं भर के रख दिया। इसके अलावा जैक बॉयल जो अवेलेबल नहीं है, कैम फ्लेचर वापस से, सोलिया, ये नाम को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा कल के मैच के लिए, आगे बताता हूँ मैं क्यों। ऑकलैंड ने उसको चेस भी कर लिया। हालांकि दोनों ही प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, मनरा तो थे ही नहीं, गप्तिल भी अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते, और विलियम्स मैककॉन्ची के परफॉर्मेंसेस थे। पिछले सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं उनमें से एक मैच इसी ग्राउंड पे जो मैच हुआ था, लास्ट मैच, मतलब इस ग्राउंड पे नहीं, ऑकलैंड में जो मैच हुआ था, दूसरा जो ग्राउंड था, बारिश के चलते सिर्फ 5 ओवर का रह गया था। 52 रन बनाए थे ऑकलैंड ने, और कैंटरबरी ने उसको भी चेस कर लिया था। बॉवेस आपको दिख रहे हैं, बॉवेस लास्ट जो 2 मैच उन्होंने इस ग्राउंड पे खेल के रखा है, उन्होंने रन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं था जो थर्ड लास्ट मैच था, लेकिन सेकेंड लास्ट मैच और लास्ट मैच में उन्होंने रन बनाया है, और बड़े स्कोर भी उन्होंने खड़ा करे हैं एक में। बाकी हमेशा ही मैं कहता हूँ कि बॉवेस ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जहाँ से विलियम्स, नट्टल, ये करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, और चैपमैन भी इंजरी के चलते बाहर है। और लास्ट जो मैच हुआ था यहाँ पे भी आपको ज़्यादा स्कोर जो है बनते हुए नहीं दिखा था।
154 बनाया था कैंटरबरी ने। बॉयल और कार्टर के स्कोर्स थे। डनरुफर्ड जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बाकी सोमरवाइल ये दोनों अवेलेबल है, बाकी दोनों बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई थी। सोलिया, विल ओडोनिल अवेलेबल नहीं है और बेन हॉर्न के परफॉर्मेंस थे। बाकी बॉलरों में से नट्टल और हेनरी के यहाँ पर विकेट्स रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। एक नाम आप फिर भी सोच सकते हैं चैट बॉवेस के रूप में। एक 90 का स्कोर रहा है उनका और एक पे 39 नॉट आउट, जो लास्ट 2 मैचेस उन्होंने इस ग्राउंड पे खेल के रखे हैं। लेकिन ऑफकोर्स चैट बॉवेस का आपको पता है कि आप ज़्यादा प्रिडिक्शन इनके बारे में कर नहीं सकते हैं। थोड़े से इनकन्सिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल दोनों ही वर्ड हम इनके बारे में यूज़ कर सकते हैं। ये फिक्सचर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। कुछ इनिंग्स में हमने रन्स कम भी बनते हुए देखे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस भी हमने होते हुए देखे हैं, लेकिन मोटा मोटा ऑन एन एवरेज यहाँ पर एवरेज या मीडियोकर स्कोर बनता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा हम यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते हैं। ऑकलैंड के मैचेस की अगर हम बात करें तो ये 5 ओवर का मैच था, जो बता के कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी अगर दोनों मैचेस की बात करें, दोनों डिफरेंट पोल के मैचेस हुए थे। एक में 400 के आसपास रन बना था और दूसरे में 221 रन बना था, दोनों इनिंग्स मिलाकर। मतलब पूरा हाफ डिफरेंस यहाँ पर हो गया था। ठीक है, बस यही बातें हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, 2 मैचेस जो इस सीज़न में मेरे ख्याल से 2019 में जो सीज़न में खेला गया था, 18-19 सीज़न में, वहाँ पर जो दोनों ही मैचेस हुए थे, दोनों लो स्कोरिंग रहे थे। उसके बाद 20 वाले सीज़न में एक हाई स्कोरिंग मैच और पिछले सीज़न में मीडियोकर आप कह सकते हैं। ये 5 ओवर का मैच अगर हम इग्नोर करें तो दूसरा मैच मीडियोकर स्कोर का रहा था। अच्छा, हेड टू मैचेस की बात करें तो मार्क चैपमैन जो कि अवेलेबल नहीं है, एक ही 100 उन्होंने मारा था, उसके अलावा उनका कुछ खास नहीं रहा है। और ये दर्शाता है कि ये क्यों फिक्सचर इतना लो स्कोरिंग या इनकन्सिस्टेंट रहा है बैटिंग के मामले में। उसके बाद आपका नाम आता है कैम फ्लेचर का। ये भी ज़्यादा कुछ बड़ा स्कोर इन्होंने नहीं करा है, लेकिन काफ़ी बार इनको बैटिंग करने का मौका मिला है और ये नॉट आउट रहे हैं काफ़ी फिक्सचर की तरह। यहाँ पर भी आपको इसीलिए उनका नाम दिख रहा है, 47 का औसत वो रख रहे हैं। बाकी ज़्यादा कोई कंसिस्टेंट नहीं है, ये आप देख ही सकते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं 4 ट्रॉफी की कुछ बातें आपको बताऊँ ना, तो सरप्राइजिंगली वहाँ पे भी चैट बॉवेस का नाम आपको दिख जाता है इस फिक्सचर में। ठीक है, उतना ज़्यादा शायद नहीं, लेकिन 35-36 के बीच में औसत उनका है और मार्क चैपमैन का नाम वहाँ पे भी है, तो काफ़ी कोइंसिडेंशियल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको टॉड एसेल दिख जाते हैं, जो कैंटरबरी की तरफ से रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। और बॉलिंग पे सिन सोलिया और विल विलियम्स दोनों टीम्स की तरफ से आपको 4 ट्रॉफी में जनरली दिख जाते हैं। इवन जो लास्ट 1-2 मैचेस भी हुए हैं 4 ट्रॉफी के इस ग्राउंड पे, वहाँ पे भी हमें जो है चैट बॉवेस कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो ये एक नाम हमारे सामने बार बार आ रहे हैं चैट बॉवेस के रूप में। जनरली इतना कंसिस्टेंट मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बार उनका नाम आ रहा है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। लास्ट टाइम जो 4 ट्रॉफी का मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे तो वहाँ पे भी हमें चैट बॉवेस, रॉबर्ट ओडोनिल, डनरुफर्ड और बेन हॉर्न करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको देखने को मिल जाते हैं जो 4 ट्रॉफी का मैच हुआ था। हालांकि वो काफ़ी पुराना है तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। पिछले सीजन में जो 4 ट्रॉफी के मैचेस हुए थे, दोनों ही मैच रैंगियोरा में हुए थे, जो कि मेन पावर ओवर रैंगियोरा, जो कि कैंटरबरी का दूसरा घर होता है। मैं 4 ट्रॉफी की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सुपर स्मैश के रिकॉर्ड्स आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वहाँ से हमें देखना पड़ रहा है। और अगर मैं दूसरे फॉर्मेट्स की बातें करूं, मतलब प्लंकेट शील्ड वगैरह, तो लास्ट सीज़न जो इन दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे मैच हुआ था वो ड्रॉ हुआ था और वहाँ पे हमें रॉबर्ट ओडोनिल मिले थे, जो भी इस फिक्सचर में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। हालांकि अभी उनको मतलब लगातार फेलियर्स के बाद किस तरह से आप कंसीडर करेंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन हैं उनके परफॉर्मेंसेस। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बताना था। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने मैनिपुलेट कर दिया होगा आपको दूसरे फॉर्मेट्स की बातें बता के। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर चाहें तो काम पे लगा सकते हैं, इग्नोर भी करेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल ऊपर, जो आपने 110 पे निपटते हुए देखा था ऑकलैंड को, वो कायल जेमिसन का ही वो स्पेल था, 6 विकेट उन्होंने निकाले थे। हालांकि वो तो अभी दूसरे टीम के होकर खेलते हैं और अभी तो वो खेल ही नहीं रहे हैं किसी भी टीम के होकर। ग्राउंड की बातें करें तो मोस्टली आपको ईडन पार्क आउटर ओवल के ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जहां पर ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनिल करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं और रॉबर्ट ओडोनिल का यहाँ परफॉर्मेंस बेटर भी रहा है। हालांकि रिसेंट समय में उन्होंने उतना कुछ खास करा नहीं है, एक आध मैच में थोड़ा थोड़ा 20-25 रन, 30 रन का कुछ कैमियो, उसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इनके पास है और देयर इज़ ए रीज़न कि इनको टीम का कैप्टन बना के रखा गया है। लेकिन अभी कुछ दिनों से उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है और शायद ही लोग अभी स्मॉल लीग में कंसिडर भी करेंगे। लेकिन भूलना नहीं है कि इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले सीजन में भी काफ़ी सारे मैचेस उन्होंने ये नीचे आके जितवाए हुए थे। अभी कल के मैच में इनका रोल थोड़ा बदल भी सकता है, उसके बारे में हम फोकस करेंगे आगे, देखते हैं।
बॉलर्स के मामले में ज़्यादा कोई नहीं है क्योंकि बॉलर्स हैं बदलते रहते हैं। अच्छा, अभी ग्राउंड के बारे में अगर मैं बातें करूं तो देखिए इस पर्टिकुलर ग्राउंड के बारे में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मैं आपको ईडन पार्क आउटर ओवल की चीज़ें दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आइडिया लेके मैं ईडन पार्क की जो चीज़ें मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 सालों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस ग्राउंड पे, ठीक है। देखो कि इस ग्राउंड ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जितने मैचेस आपको देखने को मिलेंगे सब ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड में है। मैंने कई बार बताया हुआ है, यहाँ पर 2 स्ट्राइप्स यूज होते हैं। एक स्ट्राइप होता है जहाँ पर पेसर्स डोमिनेट मतलब कोई भी बॉलर नहीं करता है, पेसर ज़्यादा होते हैं तो विकेट्स उनको मिलते हैं, बाकी बैट्समैन वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। स्पिनर्स विकेट्स लेते हैं शायद, लेकिन उस तरह से डोमिनेटिंग कुछ नहीं। और दूसरा स्ट्राइप होता है जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पिच में बहुत ज़्यादा रुकावटें आते हैं, बॉल रुक रुक के आते हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, वो एक तरह का होता है। और आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखो ये एक मैच है, 14 ओवर का मैच हुआ था, 140 रन बने। रॉबर्ट ओडोनेल, ग्लेन फिलिप्स इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ था। ग्लेन फिलिप्स थोड़ा आपको बेटर करते हुए दिखेंगे इस ग्राउंड पे, हालांकि लास्ट कुछ मैचेस में उनका भी उतना अच्छा फ्लो नहीं देखने को मिला है। स्टार्ट उन्होंने लेकिन लिया है, लेकिन फ्री फ्लोइंग परफॉर्मेंस जो हम कह सकते हैं वो हमें ग्लेन फिलिप्स की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। पेसर्स के साथ स्पिनर्स को विकेट, 10 ओवर में 107 रन का टारगेट था, वो भी चेज हो गया। हालांकि सोमरवाइल ने 3 विकेट निकाला हुआ था और बाकी करंट स्कोर में कोई अवेलेबल नहीं है। एक हाई स्कोरिंग मैच था, आप देख सकते हैं, 14 ओवर में 140, 10 ओवर में 109, काफ़ी हाई स्कोर था। अगला मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ, फिर से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, 199। रॉबर्ट ओडोनेल देखिए 61 बैटिंग फर्स्ट में उन्होंने बनाया, 16 पेसर्स का अपर हैंड। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन 182 उन्होंने ही बनाया था। बाकी सोमरवाइल फिर से आपको दिख रहे हैं, 1 विकेट वो ले रहे हैं। अगला मैच ऑकलैंड बना ओटागो का मैच हुआ, फिर से बैट फर्स्ट करा, फिर से बड़ा स्कोर, फिर से आपको सोलिया स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हैं। ओडोनेल और ग्लेन फिलिप्स के परफॉर्मेंसेस हैं, पेसर्स का अपर हैंड। ओटागो को 80 रन पर निपटा दिया। फिर से सोमरवाइल, बार बार उनका नाम आ रहा है। दन रूफर्स का 1 विकेट, जेमिसन अवेलेबल नहीं है, बाकी कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। अगला मैच वेलिंगटन बना ऑकलैंड, कितने रन्स बन रहे हैं आप देखिए। ऑफ कोर्स हो सकता है कि फिन एलन जैसे बैट्समैन नहीं है सब टीम के पास, लेकिन 230 रन अगर कोई टीम बना रही है किसी पिच पर 20 ओवर के मैच में, तो आराम से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भतेरा रन्स बनता है। और सिर्फ 2 विकेट सोलिया ने विकेट निकाला हुआ था। फिर से देखिए ओडोनेल को स्टार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी सोमरवाइल बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉलिंग से जब विकेट नहीं मिला तो मिनिमम 1 विकेट का पॉइंट आपको वो देके जा रही हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, स्पेशली सेकंड इनिंग्स बॉलिंग में। 191 ऑकलैंड ने भी बनाया हुआ था, पेसर्स का अपर हैंड है, स्पिनर्स की कुछ विकेट। अभी देखिए इस सीजन का जो पहला मैच हुआ, ऊपर आपने रन 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 बनते हुए देखा, अचानक से इस सीजन का मैच हुआ, 92 पर निपट गई टीम। आप सोच सकते हैं कि शायद अच्छा खासा पेस बॉलिंग कुछ था होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्पिनर्स ने यहाँ पर 5 विकेट निकाला हुआ था, जो वाकर या फ्रेडी वाकर ऐसा कोई थे, और इस सोधी, ठीक है। इस सोधी ये नाम थोड़ा सा गौर से रख लेना आप दिमाग में, क्योंकि इनके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्गुसन ने थोड़ा बहुत रन बनाया था, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाकी दूसरे इनिंग्स में सोलिया, अशोक और दिलपोर्ट ने विकेट्स निकाले हुए थे। मतलब दिक्कत तो मैं नहीं कहूँगा, ये 4 विकेट शायद नहीं भी गिर सकते थे, लेकिन चलो विकेट गिरे और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने को मिला था। जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड में, कि हर सीजन में ही एक मैच ऐसा ज़रूर रहता है जब ऐसे स्ट्राइप्स पर मैचेस होते हैं और लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और उसको लीड करते हैं स्पिनर्स। बाकी किसी बॉलर के लिए जनरली अगर जो पहला वाला स्ट्राइप है, अगर वहाँ पे मैच होता है तो बॉलर के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं भतेरा रन बनता है, 180, 190, 200 आराम से बन जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार वो चेस भी हो जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत कम रन बनाते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बॉलिंग डोमिनेशन का सीन आता है, अगर वो आता है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हर सीजन में एक मैच में तो आता ही है, तो वो स्पिनर्स ही होते हैं। बाकी पेसर्स के लिए यहाँ किसी बॉलर के लिए जनरली यहाँ पर कुछ होता नहीं है अगर फर्स्ट ट्राइप पे मैच हो। अच्छा, ये सारी बातें हैं ईडन पार्क आउटर ओवल के लिए। ईडन पार्क की बातें मैं आपको करता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ईडन पार्क इतना ज़्यादा फ्री फ्लोइंग रन नहीं हमें दिखाता है, लेकिन मोर देन एवरेज स्कोर हमेशा यहाँ पर बन जाते हैं। 160 प्लस स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो कभी कभार चेस भी हो जाते हैं। बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स ही आपको विकेट्स लेते हैं ज़्यादा दिखेंगे जनरली, लेकिन अगर आपके पास रिस्ट स्पिनर है, आप उनको गलती से भी नहीं छोड़ सकते हैं। इस सोधी मैंने नाम आपको इसीलिए बताया, कभी भी वो इस ग्राउंड पर विकेटलेस नहीं गए हैं, अगर मैं आखिरी 3-4 सालों की बात करूँ तो, ठीक है। एक और रिस्ट स्पिनर है जो दोनों टीम के सिस्टम में आपके सामने आ जाते हैं, वो है टॉड असेल। लास्ट जो इंटरनेशनल मैच हुआ था न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश के बीच में, टॉड असेल ने निकाले हुए थे 4 विकेट्स उस मैच पर,
ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर बन सकते हैं टॉड रसेल इस कंडीशंस में। स्पेशली अभी जो ऑकलैंड का बैटिंग लाइनअप है काफ़ी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ उनको खेलना पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी कंडीशन इनको हेल्प करता है। बाकी देखिए टॉड रसेल जब से टीम में आए हैं हर मैच में परफॉर्म करे जा रहे हैं, ऐसा कोई भी मैच नहीं है जहाँ पर टॉड रसेल ने परफॉर्म नहीं करा है। भले ही उनसे अच्छा किसी ने करा होगा, उनसे बुरा किसी ने करा होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, टॉड रसेल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, टीम में आपके ज़रूर से होने चाहिए, और मेरे लिए तो सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ से आदित्य अशोक भी है जिनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। बाकी अगर मैं कैंटरबरी की बैटिंग की बात करूं तो ऑफकोर्स वहाँ पे उनका भी चांस बनना चाहिए। ठीक है, यही बात है इंडियन पाक आउट ओवर के बारे में। आप बहुत ज़्यादा कुछ अलग हट के उम्मीद नहीं रख सकते। पेसर्स ही आपको ज़्यादा रखने होंगे। स्पिनर्स में से सिर्फ और सिर्फ लेग स्पिनर आप वहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग यूनिट की तरफ से। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। हेड टू हेड में जितना जो था अलग फॉर्मेट्स की बातें मैंने बता दी है, ग्राउंड से भी जो बताने लायक था मैंने आपको बता दिया है। आई होप सब कुछ आपने सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग यूनिट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं दोनों ही टीमों की तरफ से, स्पेशली ऑकलैंड की तरफ से। ऑकलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल अवेलेबल नहीं है, मार्क चैपमैन अवेलेबल नहीं है, और लुई डेलपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। इनमें से कंसिस्टेंट है लुई डेलपोर्ट। किसी भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए, वो हर फॉर्मेट में 2 करके विकेट्स तो ले ही रहे हैं, एक दो करके विकेट्स कंसिस्टेंट रहे थे। मार्टिन गप्टिल ऑफकोर्स कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन बड़े नाम है, कुछ मैचों में बड़ा इनिंग्स में उन्होंने खेल के रखा है। और ऑफकोर्स मार्क चैपमैन लास्ट मैच में उन्होंने जिताया हुआ था सुपर स्मैश का। सेकेंड लास्ट जो फोर्थ ट्रॉफी का मैच था वहाँ पर उन्होंने 100 मार कर रखा हुआ था, तो मोमेंटम था इनके पास, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इनके जगह पे कौन आने वाले हैं? ग्रेम बेगिन को रखा गया है स्क्वाड में। इसके अलावा कोल ब्रिक्स और दनरू फंड्स, ये 3 हैं। विल समरवाइल तो चलिए लाइक टू लाइक चेंज हो जाएंगे लुई डेलपोर्ट की तरफ से। दनरू फंड्स और कोल ब्रिक्स में से कोई एक खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर टीम बैटिंग को लंबा करना चाहती है तो कोल ब्रिक्स को भी खिला सकती है, और अगर वो एक्स्ट्रा पेसर का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो दनरू फंड्स को। अच्छा, पिछले सीजनों में सिन सोलिया ओपनिंग करते थे जब जॉर्ज वाकर अवेलेबल नहीं थे। अभी जॉर्ज वाकर के आने के बाद मार्टिन गप्टिल के साथ वो ओपनिंग कर रहे थे। अभी मार्टिन गप्टिल अवेलेबल नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि सिन सोलिया को फिर से ओपनिंग पे भेजा जाता है या नहीं। अगर उनको ओपनिंग पे नहीं भी भेजा जाता है ना, तब भी उनके बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन होने वाला है, ये पक्की बात है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से मार्क चैपमैन भी गए हैं, और ग्रेम बेगिन ओपनिंग कर सकते हैं, या फिर कोल ब्रिक्स भी ओपनिंग कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को खिला के दनरू फंड्स को रखा जाता है तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो आपको लाने वाले का पता चल जाएगा। ग्रेम बेगिन कोल ब्रिक्स दोनों ही ओपनिंग कर सकते हैं, और अगर टीम चाहे तो दोनों में से किसी एक को खिला के उनको थोड़ा नीचे भेज के सिन सोलिया से भी ओपनिंग कराया जा सकता है। सिन सोलिया आप जनरली ऑकलैंड के घर पर कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहेंगे। किसी ना किसी तरीके से वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये कंडीशन उनको काफ़ी पसंद आता है, स्पेशली बॉलिंग की तरफ से। तो हमेशा ही मैं इनको रख के चलने का सजेशन देता हूँ। अच्छा, ग्लेन फिलिप्स जितना मैंने ऑब्जर्व करा है लास्ट कुछ सीजनों में, उतना फ्री फ्लोइंग वो नहीं रहे हैं। बाकी बात यह है कि जनरली आप देख सकते हैं कि 3 स्पिनर्स यूज़ करती है ऑकलैंड की टीम। लॉन्गर फॉर्मेट में तो उन्होंने 4 स्पिनर भी यूज़ करे हैं फोर्थ ट्रॉफी में, जहाँ पर ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, आदित्य अशोक और लुई डेलपोर्ट, चारों स्पिनर्स को उन्होंने बॉलिंग कराया था। अभी क्योंकि लुई डेलपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो समरवाइल और अशोक तो चलिए इनके लिए मेन स्पिनर्स हो ही है। तीसरा जो स्पिनर है वो यहाँ पर जॉर्ज वाकर और ग्लेन फिलिप्स के बीच में आ सकता है। ग्लेन फिलिप्स शॉर्टर फॉर्मेट में बॉलिंग कर चुके हैं जनरली अभी इस सीजन में भी। जॉर्ज वाकर ने अभी तक नहीं बॉलिंग कराई है, लेकिन जिस लेवल में उनको बॉलिंग कराया जा रहा था फोर्थ ट्रॉफी में, वो कल के मैच में बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं इनके बैटिंग के रिकॉर्ड्स की बात करूं तो जब वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलते थे, बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है उनका कैंटरबरी के अगेंस्ट में। ठीक है, एड नक्टल एक ऐसे बॉलर हैं जिनको मतलब ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने तंग करके रखा हुआ है। आखिरी अगर मैं 6 मैचेस की बात करूं, मेरे ख्याल से 3 बार एड नक्टल ने इनको विकेट निकाल के रखा हुआ है। मैट हेनरी ने भी 1-2 बार निकाल रखा हुआ है। इनका हाईएस्ट स्कोर आखिरी 6 या 7 इनिंग्स में 30+ कुछ है, बाकी कुछ खास उन्होंने नहीं करा है। बाकी बॉलिंग करा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आप इनको प्रायोरिटी दे भी सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे। वार्कर काफ़ी लोग कैप्टन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मार्क चैपमैन जो 1-2 ओवर की बॉलिंग कराते थे, वो मुझे लगता है आपको जॉर्ज वाकर और ग्लेन फिलिप्स कराते हुए दिख सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड्स दोनों के ही उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन बॉलिंग करा सकते हैं, यही एक चीज़ है जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा।
ग्रेम बेगिन लास्ट या सेकेंड लास्ट सीजन में इनको कुछ मैचेस में खेलने का मौका मिला था, लॉन्गर फॉर्मेट स्पेशली कुछ मैचों में रन बनाया हुआ है, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट कुछ खास नहीं रहे हैं। मुझे लगता है आप अगर इग्नोर भी करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके लिए। लेकिन अगर आप ग्रेम बेगिन को छोड़ रहे हैं ना, तो एक प्लेयर के ऊपर आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो है रॉबर्ट ओडोनिल। और मुझे लगता है कल के मैच में कुछ लोग आपको ज़रूर इनको लेकर चलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में और कोई बचेगा नहीं अगर आप रॉबर्ट ओडोनिल को भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर जल्दी विकेट्स गिर गए, इनिशियल 1-2 स्ट्राइक्स जल्दी लग गए, तो मिडिल ऑर्डर में कवर करने के लिए आपके पास कोई बैट्समैन रहेगा नहीं। तो मुझे लगता है रॉबर्ट ओडोनिल को आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक जितना बुरा उनका परफॉर्मेंस रहा है, इतने बुरे वो प्लेयर है नहीं। अगर क्रिटिकल सिचुएशन आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है, तो रॉबर्ट ओडोनिल ने पास्ट में भी कई बार मैचेस को बचाया हुआ है। एंकर करने की बहुत ही अच्छी एबिलिटी इनके पास है। बाकी हिटिंग भी ये कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लंबा इनिंग्स भी ये खेल सकते हैं, ये भी उन्होंने साबित करके रखा हुआ है। बस थोड़ा मोमेंटम नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये जिस तरह के प्लेयर है, इनको बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो हमारी टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, आप अगर चाहें तो जॉर्ज बटलर को ले सकते हैं। सिर्फ अगर आप इनको ड्रॉप करते हैं, एक ही रिस्क रहेगा मुझे लगता है। अगर रिकॉर्ड्स के मामले में आप सोचेंगे तो रिकॉर्ड्स इनके बुरे हैं, बस एक ही चीज़ का रिस्क रह जाएगा फिर, वो है बॉलिंग का। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स के जगह पर भी आप कैम फ्लेचर को भी के साथ भी आ सकते हैं कीपर सेक्शन में। मुझे आइडिया नहीं है क्यों अभी भी ग्लेन फिलिप्स को कीपर सेक्शन में देके रखा हुआ था ड्रीम इलेवन ने। अगर आप इन दोनों में से एक को लेते हैं तो रॉबर्ट ओडोनिल आपके लिए ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं। सिन सोलिया हमारी टीम में होंगे, लॉकी फर्गूसन होंगे। लॉकी फर्गूसन के बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इस फिक्चर में, ये इनका घर है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंटरनेशनल फर्स्ट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई है और बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आप रख सकते हैं। स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में मैं हमेशा ही कहता हूँ। उसके बाद विल समरवाइल हमारे लिए मस्ट हैव है। यहाँ पे ये फिक्चर में काफ़ी इफेक्टिव हो रहे हैं, और अगर कहीं पे पिच लो वगैरह हो गया या फिर ऐसा कुछ हमें देखने को मिले, तो ये आपके लिए बॉलिंग से भी काम कर ही सकते हैं। और रिसेंटली 4th ट्रॉफी में बैटिंग से बॉलिंग से हर तरफ से उन्होंने कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ था। बेन लिस्टर बॉलिंग सेकंड में आप देख सकते हैं, और आदित्य अशोक का भी वही सीन है, बॉलिंग सेकंड में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इग्नोर भी करना चाहें कर सकते हैं। लेग स्पिनर है भले ही वो, लेकिन अभी भी थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है। अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप आदित्य अशोक, समरवाइल, फर्गूसन सबको लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर टीम का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इन दोनों में से एक, अगर हम दोनों में से एक को लेते हैं तो रॉबर्ट ओडोनिल, मतलब इन तीनों में से दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, बाकी सोलिया 3 हो गए आपके लिए, फर्गूसन 4, समरवाइल 5, और यहाँ पर अशोक बेन लिस्टर में से वो टॉस के ऊपर हम देख सकते हैं। दनरू फंड्स अगर खेल रहे हैं तो बॉलिंग फर्स्ट में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग सेकंड में रॉयबल प्लेयर है। कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। मिच हे खेल सकते हैं, और ये लास्ट स्लॉट में विल ओराउट का और ब्लैक कोबर्न में से कोई एक खेल सकते हैं। जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, चैट बॉवेस होंगे, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम जा रहे हैं। कैम फ्लेचर हम कोशिश करेंगे इनको लेकर चलने की। हेनरी शिपली कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, आप किसी भी तरीके से इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और क्योंकि कैंटरबरी का बैटिंग जो है काफ़ी फ्रेजाइल है, इनके पास प्रॉपर बैटिंग भी आ रही है, बॉलिंग भी ये डिसेंट जगह पे कर रहे हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम पे आ रहे हैं, ये हर फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल हम इनको लेकर चलेंगे। उसके बाद टॉड रसेल मस्ट हैव है। अगर कैंटरबरी की तरफ से आप किसी को कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, इवन ओवरऑल अगर आप किसी को कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, तो मुझे लगता है टॉड रसेल बहुत अच्छी चॉइस सकते हैं, एक सेफ ऑप्शन होंगे आपके लिए पॉइंट स्कोर करने के लिए। उसके बाद विल विलियम्स, एक और प्लेयर जिनके इस फिक्चर में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टॉड रसेल और विल विलियम्स, ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कल के मैच के लिए, अगर बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो ये 5 हो गए। इसके अलावा भी आप मैककॉन्ची को ले सकते हो, कई कबार इनकी बॉलिंग काम पे आ भी सकती है। बाकी कुछ देख ही सकते हो आप कि क्राइस्टचर्च के बाहर इनका परफॉर्मेंस रहता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इस फिक्चर में भी कुछ खास रिकॉर्ड्स इनके है नहीं। 8 नट्टल बॉलिंग सेकंड में आप देख सकते हो, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी ये 5 जो है 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हमारी टीम में होंगे, और ऊपर भी हमने 5 या 6 प्लेयर्स को डिस्कवर करा है, जिनसे 4-5 को हम लेकर चलेंगे। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें, ऑकलैंड की तरफ से वर्कर, फिलिप्स, इन दोनों के आसपास लोग जा सकते हैं। स्पेशली फिलिप्स मुझे लगता है क्योंकि बॉलिंग करा रहे हैं ये, और फिलिप्स वैसे भी डोमेस्टिक सर्किट में परसेंटेज कैप्टन हुआ करते हैं, ये तो रहा ही है हिस्ट्री। उसके बाद सोलिया, फर्गूसन, इन चारों के आसपास लोग जाएंगे, और मुझे लगता है ये 4 सबकी टीम में होंगे। ठीक है, वार्कर आप बैटिंग फर्स्ट में हमेशा ही रख के चल सकते हो। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, ये बॉलिंग कर सकते हैं, वो रिस्क हमेशा बना रहेगा। उसके बाद ओडोनिल, समरवाइल यहाँ से, और आदित्य अशोक को भी आप कंसिडर कर सकते हो इस मामले में। कैंटरबरी की तरफ से मैककॉन्ची, नट्टल परसेंटेज के हिसाब से, हालांकि नट्टल को कोई कैप्टन बनाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, स्पेशली डेथ ओवर्स में। भले ही पहले 2 ओवर्स में ये 30 रन 40 रन देके जाएँ, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में ये विकेट भी निकाल रहे हैं, जो मैटर करता है आपके लिए। उसके बाद बॉवेस और रसेल, रिस्क लेना है तो फ्लेचर, कार्टर को कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग शायद नहीं लें। कंसिस्टेंसी अभी तो नहीं है, अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिल रहा है, मुझे
मुझे लगता है ये धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होने लगे हैं। और स्पेशली लास्ट कुछ मैचेस में जिस तरह का पारी उन्होंने खेला है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि इनके ऊपर भरोसा करने का टाइम आ रहा है, और धीरे धीरे आपको ये करना चाहिए। हालांकि अभी के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ टॉस ये 7 प्लेयर्स आपको मेरी टीम में दिख जाएंगे। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। कीपर सेक्शन में मैं बिल्कुल, मुझे आइडिया नहीं क्यों ग्लेन फिलिप्स को देके रखा है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कराएंगे। मोस्ट चांसेस हैं अगर तीसरा स्पिनर लाती है ऑकलैंड की टीम हो तो ग्लेन फिलिप्स पहले होंगे, उसके बाद वार्कर होंगे, ठीक है। 4th ट्रॉफी में भी यही चीज़ हुआ है। बैटिंग से ग्लेन फिलिप्स के पिछले कुछ सालों में उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अगर चाहें तो रख सकते हैं। अगर आप इनको ड्रॉप करते हैं तो वो बॉलिंग का एक रिस्क जो है हमेशा बना रहेगा। बाकी कैम फ्लेचर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और यहाँ पे उनको वो बैटिंग भी प्रॉपर्ली मिल रही है, तो ये दोनों में से आप एक को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। कैम फ्लेचर इतने कंसिस्टेंट तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ इनके पास बैटिंग प्रॉपर्ली आ रही है और इनके रिकॉर्ड्स भी बेटर रहे हैं। हालांकि ये बॉलिंग क्वेश्चन आपको नहीं देंगे जो चीज़ ग्लेन फिलिप्स दे सकते हैं। बैटिंग में बात करते हैं। बैटिंग में जॉर्ज वार्कर, मुझे लगता है इनका जो 63% आपको दिख रहा है ना, ये 90% हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। और उसके बाद अगर लोग किसी के साथ जाएंगे, क्योंकि मार्टिन गप्टिल और चैपमैन जो हाईएस्ट सिलेक्टेड प्लेयर्स थे वो नहीं खेल रहे हैं, तो लोग जाएंगे लियो कार्टर की तरफ, अगर पॉइंट्स को देखकर लोग जाते हैं तो, ठीक है। आप भी जा सकते हो, मैं लियो कार्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इनको थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, बैटिंग सेकंड अगर वो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रॉबर्ट ओडोनल के साथ जा सकते हो, जो मैं काफ़ी दिनों से कह भी रहा हूँ। हालांकि उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होंगे तो आप बिल्कुल सोच सकते हो, ठीक है। ग्रेम बेगिन ओपनिंग करेंगे अगर खेलते हैं तो, लेकिन खेलेंगे या नहीं देखना पड़ेगा। बाकी खास कुछ तो नहीं रहा है। कुछ मैचों में कुछ स्टार्स उन्होंने लेके रखे हुए थे पिछले दिनों में, यही बात है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑलराउंडर में ये 3 मेरी टीम में आपको दिख जाएंगे, टॉड रसेल, हेनरी शिपली, सिंसोलिया। मैककॉन्ची आपके लिए चौथे ऑलराउंडर हो सकते हैं। अगर लोग 4 ऑलराउंडर लेके जाते हैं तो वो आप ले सकते हो। लेकिन बॉलिंग पे मैंने इन तीनों को पहले रखा है, विल विलियम्स, सोमरवाइल और लॉकी फर्गुसन। इसके अलावा हम ऐड कर सकते हैं नट्टल को बॉलिंग सेकंड में, या फिर बेन लिस्टर, मतलब जो भी बॉलिंग सेकंड करेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे नट्टल और लिस्टर में से। और यहाँ पर आदित्य अशोक का भी वही सीन है कि लेग स्पिनर है तो, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, इसीलिए मैं थोड़ा चांस लेने का सोच भी रहा हूँ। अगर आपको आदित्य अशोक भी लेना है और लिस्टर विलियम्स में से एक बॉलर को भी लेना है, और आप सोच रहे हो कि नहीं ऑलराउंडर में से मुझे एक प्लेयर को ड्रॉप करना है, तो आप शिपली को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। शिपली काफ़ी कंसिस्टेंटली करे जा रहे हैं, लेकिन क्या पता अंडर प्रेशर वो बिखर भी जाए, क्योंकि देखिए बॉलिंग से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी भी बॉलर से, ठीक है। बाकी बैटिंग ये अच्छा कर रहे हैं, मैं इसीलिए इनको रख रहा हूँ। सोलिया और टॉड रसेल को मैं ड्रॉप नहीं करने वाला, चाहे वो 0 दे चाहे वो 100 पॉइंट्स दे, ठीक है। ये शिपली एक चॉइस है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर लोग 3 ऑलराउंडर लेके जाएंगे, जिसके चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, तो लोग शिपली के जगह पर मैककॉन्ची लेंगे, और अगर 4 ऑलराउंडर होते हैं तो यहाँ पर मैककॉन्ची को लोग ऐड कर लेंगे, बस यही बात है। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप टॉड रसेल के साथ जा सकते हो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेफर ऑप्शन होंगे। लॉकी फर्गुसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन मटेरियल है अनडाउटेडली, स्पेशली जिस तरह का बैटिंग चल रहा है कैंटरबरी का, वहाँ पे आप बिल्कुल इनको कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा सिंसोलिया का ऑप्शन है, सिंसोलिया ओपनिंग भी कर सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी देखना पड़ेगा कि टीम इनको कहाँ पे यूज़ करती है, लेकिन इन्होंने पिछले सीजन में ओपनिंग करके रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स का भी ऑप्शन बनेगा, लेकिन बैटिंग से रिकॉर्ड परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये बॉलिंग करा सकते हैं, यही एक बात है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन सेफ मुझे लगता है ये 2 कॉम्बिनेशन, या फिर लॉकी फर्गुसन, ये 3 के बीच। जैसे लॉकी फर्गुसन काफ़ी लोग कैप्टन फर्स्ट होंगे, इसलिए तैयार रहना, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड, ठीक है। मुझे लगता है स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में कैप्टन लोग बनाएंगे, बॉलिंग सेकंड में शायद नहीं भी बनाएं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, और ये रही सारी एनालिसिस। काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, तो थोड़ा आपको इधर उधर करना पड़ेगा ही, आप बिल्कुल परसेंटेज देख के नहीं जा सकते। कितना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर आपके लिए रिवार्ड मेरे ख्याल से डिपेंड करेगा। लोग अगर कुछ समझ नहीं पाए तो वो मैककॉन्ची को ही कैप्टन बना के जाएंगे, इसमें मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो और कुछ लॉजिकल सोचना चाहते हो, तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।